नमस्कार। उम्मीद है अच्छे होंगे आप लोग। धीरे धीरे लॉकडाउन खुल रहा है तो हम लोग भी कोशिश करेंगे कि वीडियो की फ्रीक्वेंसी बढ़ाएं। बेसिकली अभी तो घर से शूट हो रहा है सारा का सारा वीडियो। जब हम भागलपुर पहुंचेंगे, मेरी कोचिंग आप लोगों को पता है भागलपुर ही है, द नेत्रा ऑनलाइन। ऑफलाइन तो चलता ही है, ऑनलाइन भी सेटअप वहीं है। तो जब भागलपुर पहुंचेंगे तो सारी व्यवस्थाएं ठीक ठाक हो जाएंगे, तो ये वीडियो की फ्रीक्वेंसी अच्छी हो जाएगी। अच्छा, आज हम जैसा कि आप लोगों से बोले थे कि पॉलिटी का कुछ वीडियो पड़ा था, फिर उसके बाद करंट अफेयर में जो टॉपिक मुद्दे में थे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में, जैसे भारत नेपाल, भारत चीन, ये सारे वीडियो पड़े थे। फिर मैंने आपसे कहा था कि ज्योग्राफी का वीडियो शूट करके आपको डाला जाएगा। आज ज्योग्राफी का स्टार्टिंग है एकदम शुरू से, उसमें कोई इधर उधर नहीं कि बीच से कोई टॉपिक, एकदम शुरू से शुरू करना है। ज्योग्राफी में हम अभी जो तुरंत शुरू करने वाले हैं, इंडियन ज्योग्राफी। भारत के भूगोल से एकदम शुरू करेंगे। अच्छा, ये स्टैटिक टॉपिक नहीं है, डायनामिक है, बदलता रहता है थोड़ा बहुत, इसमें करंट अफेयर अपडेट होता रहता है, तो वो भी आपको अपडेट कर दिया जाएगा। इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी वनडे एग्जामिनेशन में ज्यादा रहती है, वर्ल्ड ज्योग्राफी से थोड़ी कम रहती है। जैसे कुछ लोगों ने कहा कि सर मॉनसून शुरू कीजिए, कुछ लोग कहे क्लाइमेट शुरू कीजिए, कुछ लोग मैसेज करके लिखे सर हिमालय शुरू कीजिए। तो ठीक है, ओवरऑल निष्कर्ष पे यही पहुंचा कि इंडियन ज्योग्राफी शुरू किया जाए। इंडियन ज्योग्राफी हम पढ़ेंगे बारी बारी से, पूरा डिटेल पढ़ेंगे, उसमें से कुछ भी नहीं छोड़ना है। पूरा डिटेल पढ़ने के बाद हम कोशिश करेंगे फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ें, रीजनल ज्योग्राफी भी पढ़ें, जो भी चीजें हैं इसमें पूरी बातें डिटेल पढ़ाई जाएंगी। अगली बात इसमें यह ध्यान रखना है, जैसे आप लोग कहे कि वीडियो कब आ रहा है, ये सारी बातें, तो हाँ, हफ्ते भर में मैंने कहा है, हफ्ते भर में 2-3 वीडियो पड़ जाएगा, और भले ही थोड़ा देर हो लेकिन सारी की सारी बातें आपको बताई जाएंगी और बड़ी डिटेल में बताई जाएंगे। इसके लिए निश्चिंत रहिएगा। लगभग एग्जामों में काम आएगा, बताने की जरूरत नहीं है। मैं गिनाऊं एग्जाम में वो, ये सब जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम पढ़ाई शुरू करते हैं। ध्यान से समझो, अगर जो इंडियन ज्योग्राफी हमें पढ़ना है तो हमें तो पहले जानना होगा कि इंडियन ज्योग्राफी हम कहां से पढ़ना शुरू करें। तो ये भारत मान लेते हैं, ये गुजरात महाराष्ट्र वाला इलाका, ऐसे करके ये हम मान लेते हैं इंडिया। अच्छा, मैप थोड़ा खराब इधर उधर हो जाए तो एडजस्ट कर लेना, क्लास वाली बात याद रखना। तो ये हम समझते हैं, ये इंडिया। अच्छा, कोई भी मैप हो तो आपको ये बात समझनी होगी कि मैप में ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है, नीचे की तरफ साउथ होता है, दाएं साइड में ईस्ट होता है, बाएं साइड में वेस्ट होता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। मतलब ये भारत अगर है तो ये नॉर्दर्न, साउदर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न, ये पूरा रीजन। अच्छा, हम इंडियन ज्योग्राफी शुरू कहां से करेंगे? हम इंडियन ज्योग्राफी नॉर्थ से ही पढ़ना शुरू करेंगे बारी बारी से। इंडियन ज्योग्राफी में पहले हम अभी तुरंत जो हमारा पहला टॉपिक होगा, हम पढ़ेंगे इसका फिजिकल ज्योग्राफी। अच्छा, फिजिकल ज्योग्राफी का मतलब पूरा पर्वत पठार, ये सारी बातें, उसमें नदियां भी इंक्लूड रहेंगी। इन सभी को पढ़ने के बाद हम इसमें दूसरे नंबर पर पढ़ेंगे रिवर सिस्टम। मतलब इसी फिजिकल ज्योग्राफी को फिर हम रिवाइज करेंगे रिवर सिस्टम में। इसके बाद हम तीसरे नंबर पर पढ़ लेंगे इसमें सॉयल, मृदा, प्लस इन सबों के अलावा और भी तमाम बहुत कुछ है जो शायद क्लास में लिमिट मेरी रहती है, समय का अभाव रहता है। उसके बाद भी जितनी भी एक्स्ट्रा चीजें हैं बता दी जाएंगी आपको। तो अगर जो हमें नॉर्थ से शुरू करना है तो समझिएगा, अगर हम फिजिकल ज्योग्राफी आज हम पढ़ने जा रहे हैं और वो भी भारत को हम शुरू कर रहे हैं, भारत में भी हम नॉर्थ से साउथ की तरफ शुरू कर रहे हैं। तो नॉर्थ से अगर जो साउथ की तरफ शुरू कर रहे हैं तो भारत में नॉर्थ की तरफ ये पूरा का पूरा रीजन पर्वत है, और इस पर्वत को हिमालय कहा जाता है।
इस पर्वत को हिमालय कहा जाता है। आपको मैं वादा कर रहा हूं, ज्योग्राफी थोड़ा कुछ लोगों के लिए बड़ा अननोन सब्जेक्ट हो जाता है। सिविक्स है टच में रहता है, हिस्ट्री टच में रहता है, ज्योग्राफी थोड़ा अननोन सब्जेक्ट हो जाता है। तो ये मेरा चैलेंज है, अगर जो आप ठीक से ध्यान दिए तो ज्योग्राफी में इतना इंटरेस्ट बना दूंगा कि फिर आपको सबसे अच्छा यही लगेगा, ये वादा है। अगर जो ऐसा ना कर पाया तो फिर पढ़ाने का मेरा कोई फायदा नहीं। तो अगर जो आप ध्यान देंगे तो मेरा पूरा वादा है कि मैं आपको इसे एकदम इंटरेस्टेड बना दूंगा। जो मुझसे क्लास किए हैं वो जानते भी होंगे इसके बारे में। तो अगर जो हम हिमालय से शुरू कर रहे हैं, अच्छा एक बात और इसमें मैं आपको बता दूं, मैं इसमें एकदम मिलीमीटर के हिसाब से पढ़ा दूंगा। जितनी बातें मैं पढ़ाता जाऊं आप लोग एटलस लो, मैप लो, उसमें देखा भी करो कि कहां कहां सर बता रहे हैं, कहां कहां से सारी बातें आ रही हैं। दूसरी बात आपको ये भी ध्यान रखनी है इसमें कि जो भी फिगर स्ट्रक्चर बने उसे आप या तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो। हिमालय अगर जो हम पढ़ने जा रहे हैं तो हिमालय में आपको पता है इंडिया चाइना रिलेशन थोड़ा गड़बड़ इस समय हुआ, मैंने आपको बताया था मैप बना के। इंडिया नेपाल रिलेशन थोड़ा गड़बड़ हुआ, मैंने आपको वो भी बताया था, नेपाल पूरा बना के ये सारी बातें बताई गई थी। मतलब हम हिमालय अगर जो पढ़ेंगे तो उन करंट अफेयर को भी हम इंक्लूड करेंगे इसमें, उसे भी हम पढ़ लेंगे, वो सारी न्यूज भी हम जान लेंगे। तो हिमालय के बाद फिर हम साउथ में आएंगे तो यहाँ गंगा का मैदान मिलेगा, फिर उसके बाद यहाँ आएंगे तो ऐसे ऐसे बारी बारी करते हम पूरा इंडिया पढ़ते चले जाएंगे। फिर उसके बाद साउथ में आएंगे तो यहाँ दक्कन का पठार मिलेगा, दक्कन के पठार के बाद ये कोस्टल प्लेन मिलेंगे, कोस्टल प्लेन के बाद यहाँ अंडमान निकोबार लक्षद्वीप आइलैंड मिल जाएंगे। पूरा पढ़ने के बाद फिर हम यहीं से हिमालय से शुरू करेंगे नदियों में। इसमें ये भी ध्यान रखना है, कुछ बातें ऐसी भी हो सकती हैं कि जो कुछ देर बाद समझ में आए, कुछ देर बाद वीडियो आराम से आप देखोगे, जहां नहीं समझ में आएगा पॉज करके देख लोगे, फिर जहां नहीं समझ में आएगा शायद आगे वीडियो में समझ में आएगा, क्योंकि हम इसे 2-3 बार पढ़ने जा रहे हैं। तो डायरेक्ट अगर जो हम इसे शुरू करें इंडियन ज्योग्राफी में, तो आपको पता है कि हम पहले पढ़ने जा रहे हैं फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी में हम हिमालय स्टार्ट करने जा रहे हैं, और हिमालय एक पर्वत है। अगर हिमालय एक पर्वत है तो सबसे पहले कुछ मूलभूत चीजें जाननी हमें जरूरी है। जैसे कुछ चीजों को देखें, जैसे मान लेते हैं ऐसी संरचना हो, जैसे समझते हैं ये सागर हो, ये मैदान और उसके बाद ये पठार, मैदान, पर्वत, पठार, मैदान। पठार और मैदान के मध्य ये एक ढाल, ये स्लोप, ये ढाल। अब समझिएगा, किसी भी स्थान की ऊंचाई 2 तरीके से ली जाती है। इसी पर्वत की भी ऊंचाई, मेरी भी ऊंचाई 2 तरीके से। एक, मैं अपने किसी बगल वाली जमीन पे खड़ा हूं, एक तो यहां से मेरी ऊंचाई ले ली जाए। मैं कहीं छत पे खड़ा हूं, उसके बाद अगर जो छत पे खड़ा हूं तो फिर नीचे से कहीं से ऊंचाई ले ली जाए। आप कहीं बैठे हैं तो जहां जिस स्थान पर बैठे हैं एक तो वहां से ऊंचाई ले ली जाए, और दूसरी ऊंचाई कहीं समुद्र तल से ले ली जाए। मतलब अगर जो हम ऊंचाई मापें तो ऊंचाई मापने के 2 तरीके हैं। जैसे इस पर्वत की ऊंचाई मापने के 2 तरीके, या इस पर्वत की ऊंचाई, एक ऊंचाई तो समुद्र तल से ले ली गई, ओशन सरफेस से, एक ऊंचाई। दूसरी ऊंचाई इसके बगल वाले क्षेत्र से ले ली गई, एक ऊंचाई। 2 हाइट यहां मिले। जब किसी भी वस्तु की ऊंचाई ओशन सरफेस से ली जाती है तो उसे निरपेक्ष ऊंचाई कहते हैं। निरपेक्ष ऊंचाई निरपेक्ष है, ओशन सरफेस से ली जा रही है, क्योंकि ये बार बार परिवर्तित नहीं होता। कई करोड़ों साल में थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है तो होता है, ओशन सरफेस जल्दी परिवर्तन नहीं होता। फिर से दूसरी ऊंचाई, अगर जो इस पर्वत की ऊंचाई उसके बगल वाली जमीन से ले ली गई, उसके बगल वाले सरफेस से ले ली गई, तो इसे रिलेटेड हाइट कहते हैं, सापेक्ष ऊंचाई। 2 बातें आपको समझ में आई। अब
अब मुद्दा बनता है कि हम जाने कि आखिर पर्वत है क्या, पर्वत क्या है, पठार क्या है, ये सारी बातें। तो पहली बात इसमें देखो, पर्वत 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 वही होगा जिसकी रिलेटेड हाइट, ध्यान रखना, रिलेटेड हाइट मतलब अपने बगल वाली जमीन से वो ऊंचा हो, रिलेटेड हाइट उसकी अधिक हो। तो पहला पर्वत की थियरी अगर जो देनी हो, पर्वत की परिभाषा अगर जो कहनी हो, तो आसानी से हम कह सकते हैं कि रिलेटेड हाइट जिसकी अधिक हो, उसकी सापेक्ष ऊंचाई अधिक हो। अच्छा, फिर पठारों में भी देख लो, पठार में भी आप देख रहे होंगे ये भी अपने बगल वाली जमीन से ऊंचा है, तो इसका भी यही क्राइटेरिया यही फुल होगा। मतलब पठार भी वही होगा जो जिसकी रिलेटेड हाइट अधिक हो, जो अपने बगल वाली जमीन से ऊंचा हो। ये दोनों सेम हो गए। दूसरी बात, पर्वत का आगे जो फिर से कहें दूसरा क्राइटेरिया, पर्वत वो होता है जिसका बेस, आधार, जिसका आधार देखिए आधार वाइड हो, चौड़ा हो, जिसका आधार चौड़ा हो। तो पठारों में भी तो वही है, जिसका आधार चौड़ा हो वो पठार हो जाएगा। अगला फिर से अंतिम बात क्या होगी, पर्वत वो होता है जिसका टॉप, शीर्ष, शीर्ष क्या होता है, तो देखो जिसका टॉप नैरो हो, नुकीला हो, लेकिन पठार का टॉप नुकीला नहीं होता है। यही बेसिक अंतर है पर्वत और पठार में। ये तीसरे वाले पॉइंट से आप समझ पाए होंगे। तो एक बार एसएससी में आ चुका है, ऊपर लिखा था पर्वत क्या है, नीचे 3 ऑप्शन दे दिए गए, जिसका आधार चौड़ा, शीर्ष नुकीला और सापेक्ष ऊंचाई अधिक हो, वही पर्वत कहलाता है। निरपेक्ष ऊंचाई नहीं, ध्यान रखना, निरपेक्ष ऊंचाई नहीं अधिक हो। निरपेक्ष ऊंचाई अधिक अगर जो कह देंगे तो फिर समुद्र में भी पर्वत होते हैं, उसे सी माउंट कहते हैं। निरपेक्ष ऊंचाई नहीं अधिक हो, अपने बगल वाली जमीन से ऊंचा हो, इसीलिए समुद्री पर्वत भी होते हैं, समुद्र में भी पर्वत होते हैं, क्योंकि अपने बगल वाली ऊंचाई से अधिक होता है, उसका आधार चौड़ा होता है, शीर्ष नुकीला होता है। अच्छा, किताबों में ये ऐसा भी लिखा रहता है कि इतने 1200 मीटर से अधिक ऊंचा हो तो वो पर्वत होगा, इतने मीटर से अधिक ऊंचा हो पठार होगा। अच्छा, तो वो सब थियरी से रिलेटेड होते हैं, विभिन्न विद्वानों ने ऐसे ऐसे मत दिए हैं तो उसमें मिला के लिख दिया जाता है। अच्छा, लेकिन इसमें आपको ये भी ध्यान देना है, अगर जो ऐसी बातें लिखी जाती हैं तो उसमें एक्सेप्शनल भी ध्यान रखना होगा। जैसे अगर जो उसमें लिख दिया गया कि इतने मीटर से अधिक ऊंचा हो तो वो पर्वत होगा, तो आपको ध्यान रखना है तिब्बत का पठार 5000 मीटर ऊंचा है। तो अगर जो तिब्बत का पठार 5000 मीटर ऊंचा है तो जाहिर सी बात है उसे पठार कहा जाता है, फिर भी वो 5000 मीटर ऊंचा है। तो अगर जो इस क्राइटेरिया से, जैसा कि लोग लिख देते हैं कि इतने मीटर से अधिक ऊंचा हो, 1400 मीटर से अधिक ऊंचा हो, 2600 मीटर से अधिक ऊंचा हो, पर्वत हो जाएगा, तो तिब्बत का पठार फिर वो तो पर्वत कहा जाना चाहिए। तो तिब्बत का प्लेटू या तिब्बतियन हाईलैंड जो है उसे पठार इसलिए ही कहा जाता है क्योंकि उसका टॉप फ्लैट है, टॉप उसका नुकीला नहीं होके वाइड है, चौड़ा है, इसका टॉप नुकीला नहीं, चौड़ा है। आगे देखो, पर्वत हो गया, पठार हो गया, आगे आ जाओ। पठार और मैदानों के मध्य, जहां पठार और मैदानों का ट्रांजिशन जोन होता है, संक्रमण बिंदु होता है, वो स्लोपी होता है। इसी स्लोप को कगार कहते हैं, स्क्रैप, इसी स्लोप को कगार कहते हैं। कगार एक ऐसी सतह होती है जहां वेदरिंग की प्रक्रिया बहुत अच्छी होती है। वेदरिंग का मतलब समझना है, वेदर आईएनजी मैंने लगा दिया, सबसे ज्यादा ध्यान शब्दों पर देना है, सबसे ज्यादा ध्यान। मतलब स्क्रैप ऐसी संरचना होती है जहां वेदरिंग की प्रक्रिया सबसे अधिक होती है। वेदरिंग का मतलब मौसम के प्रभाव से कटना छंटना यहां सबसे अधिक होता है। इरोजन और डिपोजिशन यहां सबसे अधिक होता है। जैसे बारिश यहां हुई तो यहां स्लोप हुआ, बारिश की बूंदें पड़ी, इसे काटी, इस स्क्रैप को काट के यहां से मिट्टी वो मैदानों में जमा करने लगी। तो आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है, 4 ऑप्शन दे दिया, प्लेटू, माउंटेन, प्लेन, कॉन्टिनेंटल रीफ। तो ऐसे 4 ऑप्शन दे दिया, पूछ लिया निम्न में से कौन सी सतह में अपरदन का मतलब आपको समझना है, इरोजन का और आसान भाषा में कटना छंटना। ऐसे 4 ऑप्शन दे दिया, निम्न में से कहां अपरदन सबसे अधिक होगा, मतलब कटने
छटने की प्रक्रिया कहाँ सबसे अधिक होगी, तो जहां ज्यादा स्लोप होगा वहां ज्यादा कटने छटने की प्रक्रिया होगी। तो अगर जो यहां से मिट्टी कट छट रही है तो ये जमा कहाँ होगी, प्लेटों पर तो जाएगी नहीं, मतलब कहाँ जमा होगी, मैदानों में जमा होगी। इसीलिए तो इसे मैदान कहा जाता है, डिपोजिटरी प्लेन कहा जाता है, निक्षेपित मैदान। मतलब यहाँ अगर जो यहाँ अपर्दन होगा तो डिपोजिशन मतलब जमा कहाँ होगा, मैदानों में जमा होगा। आगे बारी बारी से जब ज्योग्राफी में पूरा डिटेल पढ़ेंगे तो समझाया ही जाएगा। अच्छा, तो इतनी बातें हम क्या समझे, हम पर्वत जान गए, 3 क्राइटेरिया को देख के हम पठार जान गए, स्क्रैप जान गए। फिर मैदानों में देखो, मैदान की कोई रिलेटेड हाइट नहीं होती, इसकी सिर्फ एब्सोल्यूट हाइट होती है। इसीलिए जब हम देखेंगे, जैसे आप स्टेशन वगैरह पे जा रहे होंगे, कहीं स्टेशन पे पहुंचे, दिल्ली जंक्शन पहुंचे, तो पता लगा वहां लिखा रहेगा समुद्र तल से ऊंचाई इतना मीटर ऊंचा, समुद्र तल से इतना मीटर ऊंचा, ऐसा लिखा देखते होंगे। अच्छा, अगर जो हम पर्वत जान गए, हम ये जान गए कि पर्वत क्या होता है, पठार क्या होता है, एब्सोल्यूट हाइट, रिलेटेड हाइट, ये सारी बातें अगर जो जान गए तो हमें हिमालय को समझने में आसानी होगी। अब दूसरा क्राइटेरिया हम जान लेते हैं कि पर्वत पठार जान लिए, फिर हम कोशिश करते हैं ये जान लें कि इनके प्रकार कितने होते हैं। पर्वत पठार जानने के बाद अगर हम इनके प्रकार जाने तो देखिए, टाइप्स ऑफ माउंटेन। माउंटेन को बनाने के लिए एक बल काम करता है, उसे ही कहा जाता है ओरोजेनिक फोर्स। पर्वत को निर्माण करने वाला बल, ओरोजेनिक फोर्स, पर्वत निर्माणकारी बल। आप पिछली क्लासेस में ये सब पढ़े होंगे और मैं बताऊंगा। अच्छा, इसका पिछली क्लासेस में मैं बोल दे रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं नहीं बताऊंगा, मैं भी बताऊंगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी में एक बार बताऊंगा, इंडियन ज्योग्राफी में भी थोड़ा बहुत बताऊंगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी में बहुत डिटेल में बताऊंगा। एक टॉपिक प्लेट टेक्टोनिक। आपको पता होगा कि पृथ्वी पर के ऊपर बहुत सारी छोटी छोटी बड़ी बड़ी प्लेटें हैं। एक प्लेट पर हम भी खड़े हैं, जहां से आपको मैं पढ़ा रहा हूं, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया वाली प्लेट, ये भी एक बड़ी सी प्लेट है, मूव कर रही है। तो पृथ्वी पर बहुत सारी बड़ी बड़ी प्लेट्स थी। वही प्लेट जब एक दूसरे से दूर या एक दूसरे के पास जाने लगी तो पृथ्वी पर ये बल लगा। और ये बल 2 प्रकार से लगा, समझना है ध्यान से। दोनों हम समझेंगे, दोनों हम पढ़ेंगे, उसके बाद आगे आ जाएंगे। ये बल 2 प्रकार से लगा। जैसे अगर जो मेरे पास कोई कॉपी हो, समझना है, 1 मिनट। जैसे मान लेते हैं ये कॉपी हो, आपको समझना है मेरे ये हाथ, मेरा ये हाथ, दोनों पृथ्वी की कोई बड़ी बड़ी प्लेट है। अब अगर जो पृथ्वी की आंतरिक हलचल के कारण, पृथ्वी के इंडोजेनिक फोर्स के कारण, आंतरिक बल के कारण, अगर जो ये हाथ और ये हाथ दोनों प्लेट हैं, दोनों प्लेटें पास आ रही हैं, तो समझना अगर जो बीच में एक कॉपी मिल गई या बीच में कोई स्थल मिल गया तो इस स्थल पर वो फोर्स लगा रहे हैं। और इस स्थल पर फोर्स कहां से लगा रहे हैं, ऊपर या नीचे से फोर्स नहीं लग रहा है, अगल बगल से लग रहा है। मतलब पृथ्वी की प्लेटों के पास आने के कारण, पृथ्वी की प्लेटों के पास आने के कारण उन प्लेट्स में फोर्स लगेगा और फोर्स अगल बगल से लगेगा। अगल बगल का मतलब आपको समझना है, फोर्स कैसा लगेगा, क्षैतिज लगेगा। मतलब अगल बगल से फोर्स लगेगा और क्षैतिज जब फोर्स लगेगा तो इसी को कहा जाता है संपीड़न बल। संपीड़न बल, जब अगल बगल से फोर्स लगे तो उसे संपीड़न बल कहते हैं। अच्छा, जब अगल बगल से फोर्स लगे तो संपीड़न बल कहते हैं। अब मान लेते हैं जैसे ये प्लेट टकराई, ये मेरा हाथ ऐसे, दोनों तरफ से संपीड़न बल लगा। संपीड़न बल लगने के कारण उंगली मुड़ के ऊपर उठने लगी। नीचे जितनी जगह है उतना तो जाएगी ही, नीचे पृथ्वी है, नीचे नई जगह है, तो उंगली मुड़ के ऐसे ऊपर उठने लगी। अब मान लिया यही दोनों प्लेटें दूर जाने लगी, तो बीच में जो भी चीजें रखी होंगी, अगर जो दोनों प्लेटें दूर जाने लगी, दूर गई, तो बीच में जो भी चीजें रखी होंगी वो नीचे की तरफ खसक जाएंगी, मतलब नीचे की तरफ फोर्स लगा। ऐसा भी हो सकता है पृथ्वी के नीचे से कोई ज्वालामुखी उठ रहा हो या कोई अंतर्भेदन हो रहा हो, एंडोजेनिक एक्शन हो रहा है, तो पृथ्वी को ऊपर उठाने की कोशिश करेगा, थोड़ा बहुत ही करे, बहुत स्लो प्रोसेस होता है, हमें अचानक नहीं दिखाई देता। तो पर्वत अगर बन रहा है तो उसके लिए 2 कारक उत्तरदायी हैं, 2 बल उत्तरदायी हैं। एक हॉरिजेंटल लगता है जिसे कंप्रेशन फोर्स कहते हैं, और दूसरा
वर्टिकल लगता है, मतलब एक इधर और इधर से लगेगा और एक ऊपर लगेगा या नीचे लगेगा। वर्टिकल फोर्स जब लगता है तो उसे टेंशन फोर्स कहते हैं, तनाव मूलक बल। अभी हमें तुरंत इसे समझ लेना है, हॉरिजॉन्टल फोर्स। हॉरिजॉन्टल फोर्स अब समझो, हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या है। अब मान लेते हैं पृथ्वी की कोई दो बड़ी बड़ी प्लेट्स हैं, जैसे ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, कोई प्लेट 1 है। अच्छा, ये प्लेट 1 क्या कर रहा है, ये मूव कर रहा है ऐसे, इसी दिशा में, देखो मैंने एरो लगा दिया। कोई दूसरी भी प्लेट है, प्लेट 2, ये भी इसके विपरीत दिशा में, मतलब दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं। अब वही समझना है, अगर जो ये दोनों कन्वर्ज हो रहे हैं, ये दोनों अभिसरण हो रहे हैं, ये दोनों अगर जो एक दूसरे के पास आ रहे हैं, कन्वर्जिंग प्लेट है पृथ्वी पर कहीं, हम देखेंगे हिमालय इसीलिए बना, तो अगर जो दोनों प्लेटें पास आ रही हैं तो अचानक कभी ना कभी तो ये दोनों टकराएंगे। दोनों टकरा के पहले तो अंदर जाने की कोशिश करेंगे, उसके बाद यहां जो मोड़ होगा दोनों टकरा के यहां ऊपर उठने लगेंगे। तो अगर जो प्लेटें यहां टकराई, कन्वर्ज हुई, कन्वर्ज होने से जैसा कि मैंने कॉपी में बताया था कि अगर जो प्लेटें टकराई, मेरा हाथ दोनों टकराया, तो इस कॉपी पे फोर्स लगा, ऊपर नीचे से फोर्स नहीं लगा बाबू, अगल बगल से फोर्स लगा। और अगल बगल से फोर्स लगा मतलब प्लेटों के कन्वर्ज होने के कारण फोर्स लगा, वो भी कैसा, हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा, ऊपर वाला। क्षैतिज रूप से फोर्स लगा, क्षैतिज, और क्षैतिज रूप से बल को ही क्या कहा गया, कंप्रेशन फोर्स, संपीड़न बल। अच्छा, संपीड़न बल से हो क्या रहा है, संपीड़न बल से समझना, संपीड़न बल से इसमें क्या हुआ, इस कॉपी में क्या हुआ, कॉपी में संपीड़न बल लगा, संपीड़न बल से धीरे धीरे कॉपी मुड़ने लगी। अच्छा, मुड़ के क्या होने लगी, ऊपर उठने लगा, और ऊपर क्या उठने लगा आपको अभी बताया हूं, इसका बेस चौड़ा हो गया, टॉप नुकीला होने लगा, रिलेटेड हाइट अधिक होने लगी, निरपेक्ष ऊंचाई अधिक होने लगी। तो संपीड़न बल से हुआ क्या कॉपी में, संपीड़न बल से होने लगा फोल्डिंग प्रोसेस, मोड़ की प्रक्रिया शुरू हो गई, मोड़ की प्रक्रिया शुरू हुई, मतलब यहां ऐसे ये ऐसे मुड़ने लगा, यहां मोड़ की प्रक्रिया शुरू हो गई। मोड़ की प्रक्रिया शुरू हुई तो यही बन गया फोल्डिंग माउंटेन, मुड़दार पर्वत, यही बन गया मुड़दार पर्वत। तो आप ऐसे कह सकते हैं, जैसे ये दिल्ली पुलिस एसआई में, दिल्ली पुलिस सीपीयू वाले में क्वेश्चन भी पूछा था, मुड़दार पर्वतों की उत्पत्ति निम्न में से कौन से बल के कारण होती है, तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं, फोल्डिंग माउंटेन जनरेटेड ड्यू टू फोल्डिंग प्रोसेस बाय कंप्रेशन फोर्स। मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति मोड़ की प्रक्रिया के द्वारा कौन से बल के कारण होता है, संपीड़न बल के कारण होता है। ये संपीड़न बल लगा कैसे, हॉरिजॉन्टल लगा, लगा क्यों, प्लेटों के पास आने से लगा, दूर जाने से लगा, आपको पता है पास आने से लगा। तो आपसे ऐसे ही डायरेक्टली पूछ लिया जाए कि जब भी मोड़दार पर्वत पूरी दुनिया में कहीं मिलेगा, पूरी पृथ्वी पर मिलेगा, तो कहां लोकेटेड होगा, जैसे पूछ लिया गया, फोल्डिंग माउंटेन ऑलवेज लोकेटेड कन्वर्जिंग प्लेट बाउंड्री और डाइवर्जिंग प्लेट बाउंड्री, तो आपको डायरेक्ट बता देना है कन्वर्जिंग प्लेट बाउंड्री, प्लेटें कन्वर्ज होंगी तभी हॉरिजॉन्टल फोर्स लगेगा, वही कंप्रेशन फोर्स कहलाएगा, तभी फोल्डिंग प्रोसेस होगा, फोल्डेड माउंटेन बनेगा। तो पूरी दुनिया में जितने भी मोड़दार पर्वत हैं वो कन्वर्जिंग प्लेट बाउंड्री पर ही है। अब अगर जो हम आपको उदाहरण बता दें, इसका जो उदाहरण बता दिया जाए कि मोड़दार पर्वतों के उदाहरण, तो मोड़दार पर्वतों के उदाहरणों में कुछ उदाहरण ऐसे हैं, देखो फोल्डेड माउंटेन, फोल्डेड माउंटेन दो प्रकार का,
फोल्डेड माउंटेन दो प्रकार का, फोल्डेड माउंटेन अगर जो दो प्रकार का, तो इसमें कौन सा, एक पुराना पर्वत ओल्ड फोल्डेड, एक न्यू फोल्डेड। पुराना मोड़दार पर्वत, नया मोड़दार पर्वत, समझना है। मैं कोई एक भाषा लिखूंगा बाबू, दोनों भाषाएं मैं बोल दूंगा, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। तो पुराना मोड़दार पर्वत और दूसरा कौन सा है, नया मोड़दार पर्वत। अच्छा, ये पुराना या नया क्यों बोला गया, इसे भी समझ लेना है। पृथ्वी पर कुछ पर्वत ऐसे बने, ऐसे काल में बने जब पृथ्वी पर जीव जंतु थे ही नहीं, जीवों का विकास नहीं हुआ था। कुछ पर्वत या कुछ संरचनाएं अगर जो कही जाए, कुछ स्ट्रक्चर पृथ्वी पर ऐसे काल में भी बने जब पृथ्वी पर जीव जंतु थे ही नहीं। अच्छा, कुछ संरचनाएं ऐसे भी बनी जब पृथ्वी पर जीव जंतु थे, जीवों का विकास हो चुका था। जब पृथ्वी पर जीव जंतुओं का विकास हो चुका था तो वो क्या करने लगे, कार्बन डाइऑक्साइड को इमिट करने लगे, ऑक्सीजन इनहेल करने लगे, ऑक्सीजन लेने लगे, कार्बन डाइऑक्साइड इमिट करने लगे। तो पृथ्वी पर जीवों के विकास से ही पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ी, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ी। पृथ्वी पर जीवों का जब विकास हुआ तो विद्वानों ने उसे जोइक पीरियड कहा, जैविक काल। जोइक पीरियड, ये जोइक पीरियड क्या कर रहा था, पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी बढ़ा रहा था। पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ाने के कारण इसे कैम्ब्रियन इरा भी बोला गया, कार्बनिक काल। मतलब नया मोड़दार पर्वत तब बना जब पृथ्वी पर कार्बन था, मतलब जब पृथ्वी पर जीव थे। मतलब वो कौन से पीरियड में बना, जैविक पीरियड में बना, जोइक पीरियड में। अब इसी का तुलना कर लो, जब पृथ्वी पर जीव नहीं थे तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड कहां, जब पृथ्वी पर जीव नहीं थे तो वहां जोइक है, तो यहां क्या होगा, अजोइक। शब्दों पर खूब ध्यान देना है, अजैविक। जब ये जैविक है तो ये कैम्ब्रियन है, तो यहां क्या होगा, जब ये अजोइक है तो कैम्ब्रियन से पहले का प्री कैम्ब्रियन, पूर्व कार्बनिक। तो पर्वतों का या मोड़दार पर्वतों का दो ग्रुप, एक पुराना और एक नया। पुराने जितने भी पर्वत होंगे उन पर्वतों में जीव जंतुओं का कोई अवशेष नहीं मिलता है। तो आपको ऐसे भी पूछा सकता है, मान लिया पुराने पर्वतों का मैं लिस्ट दे दूं, तो पुराने पर्वत अगर जो जीव जंतुओं का अवशेष नहीं मिलेगा तो क्या उसमें जीवाश्म ईंधन फॉसिल्स फ्यूल मिलेंगे? जवाब होगा नहीं। तो उदाहरण ऐसे देखा जाए, जैसे अगर जो भारत में बात करें तो अरावली इंडिया, यूएस में बात करें तो अपलेशियन यूएसए या कहो नॉर्थ अमेरिका, और अगर जो बात करें तो यूरोप में यूराल, यूरोप में यूराल। तो ये जो जितने भी पर्वतों की लिस्ट है, और तमाम है, मैं तो कम लिख रहा हूं, तमाम है, जितने भी पर्वतों की लिस्ट है ये प्री कैम्ब्रियन इरा में बने, अजोइक पीरियड में, जब जीव जंतुओं का उत्पत्ति नहीं हुई थी, इसलिए इन्हें पुराने मोड़दार पर्वत कहे गए। नए मोड़दार पर्वतों में नए मोड़दार पर्वत जैसे एशिया में हिमालय, पूरा भारत में भी ये है, पूरे एशिया में। नॉर्थ अमेरिका में रॉकी, साउथ अमेरिका में एंडीज, अफ्रीका में एटलस, यूरोप में आल्प्स। ये सारे पर्वत आपके
जैविक पीरियड में बने, कैम्ब्रियन ईरा में बने, मतलब ऐसे समय बने जब जीव जंतुओं का उत्पादन हुआ था। अब आपसे ऐसे सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया जाए, जैसे कभी कभार डिफरेंट करने के लिए को दे दिया, मान लिया 3 ऑप्शन इसमें से दे दिया, एटलस, आल्प्स, एंडीज, एक ऑप्शन दे दिया अपलेशियन, और बोल दिया ऊपर ऊपर लिख दिया निम्न में से कौन सा डिफरेंट है। तो डिफरेंट वो इस सेंस में पूछ रहा है कि ये तीनों नए पर्वत हैं, ये जैविक पीरियड में बने, जोइक पीरियड में बने, और ये एक अपलेशियन, ये पुराना पर्वत है। आपसे ऐसे पूछ लिया जाए भारत में, स्टेटमेंट दे दे निम्न में से कौन सा गलत है कौन सा सही है, स्टेटमेंट दे दे, भारत में अरावली पर्वत में कोयले की प्रचुर संभावना है। तो कोयला मतलब आपको पता होना चाहिए, कोयला मतलब जीवाश्म ईंधन है, मतलब जीव जंतुओं के अवशेष से बना। जीव जंतुओं का अवशेष तब आया जब पृथ्वी पर जीव आए। अब कह क्या रहा है, अरावली में कोयले की पर्याप्त संभावना है। तो आपको पता है अरावली जीव जंतुओं की उत्पत्ति से पहले बना, मतलब ये स्टेटमेंट गलत होगा। अरावली पर्वत में कोई जीव जंतुओं के अवशेष होंगे ही नहीं, क्योंकि अजोइक पीरियड में बना। अच्छा, हम हिमालय पढ़ने जा रहे हैं। अगर हम हिमालय पढ़ने जा रहे हैं तो हमें पता होगा कि हिमालय कौन सा पर्वत है। हिमालय एक, अब ऐसे कहा जा सकता है, हिमालय एक स्टेटमेंट कहिए, हिमालय एक नया मोड़दार पर्वत है जिसकी उत्पत्ति जोइक पीरियड में बनी, मतलब जब जीव जंतु की उत्पत्ति हो चुकी थी। इसीलिए इसे कैसा पर्वत कहा जाता है, कार्बनिक कैम्ब्रियन ईरा में बना हुआ पर्वत। इसलिए आप देखते होंगे हिमालय में आज भी सेंधा नमक मिलता है, तमाम जीव जंतुओं के अवशेष मिलते हैं। पोंगसा लेक, या देखो मुझे नाम भूल रहा है, कौन सी लेक के लिए भारत चीन में झगड़ा भी हो रहा था, वो भी एक खारे पानी की झील है, मतलब वहां टेथिस सागर था, अभी मैं बताऊंगा। टेथिस सागर के नाते वो खारे पानी की झील उसी हिमालय के बीच में अभी तक बची हुई है। ठीक, तो ये सारी बातें हमें अभी बात करनी है। तो हमें पता हो गया कि हिमालय एक नया मोड़दार पर्वत है जिसकी उत्पत्ति कंप्रेशन फोर्स से हुई, जो फोल्डिंग प्रोसेस से बना और प्लेटों के पास आने से बना। मतलब हिमालय अगर जो, या हिमालय नहीं, ये पूरे के पूरे पर्वत होंगे कहां, प्लेटों के पास आने वाली बाउंड्री पर होंगे, कन्वर्जिंग प्लेट बाउंड्री पर होंगे। अब अगर जो दूसरे बल की हम बात कर लें इसी वक्त, क्योंकि वो भी कभी ना कभी काम आएगा ही, तो दूसरे बल की अगर बात कर लें, अब दूसरा वर्टिकल फोर्स, ऊर्ध्वाधर बल। ऊर्ध्वाधर बल के बारे में आपको बताया गया कि या तो ये ऊपर की तरफ लग सकता है अपवर्ड डायरेक्शन में, या डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग सकता है। तो देखो इससे कौन कौन से पर्वत या कौन कौन से लैंडफॉर्म बनते हैं। जैसे मान लिया कोई जमीन हो, ऐसे है, ऐसे ऊपर की तरफ फोर्स लगा, ऐसे, मतलब ये यहां था, फोर्स लगा, ये ऊपर उठ गया और ये इस तरीके से ऐसे ही रह गया, मतलब इसका आधार चौड़ा हो गया, रिलेटेड हाइट अधिक हो गई, टॉप नुकीला हो गया। तो अगर जो वर्टिकल फोर्स, जिसे आप टेंशन फोर्स या तनाव मूलक बल कहते हैं, तनाव मूलक बल अगर जो ऊपर की तरफ लगे, अपोजिट डायरेक्शन में लगे, तो उससे हॉर्स्ट माउंटेन बनते हैं, HORST, हॉर्स्ट माउंटेन। हॉर्स्ट माउंटेन के दोनों तरफ आप देख रहे होंगे, दोनों तरफ हॉर्स्ट माउंटेन के घाटी मिलती है। ये घाटी इनडायरेक्टली क्रिएट हो गई। ये जमीन जब ऊपर उठ गई तो पर्वत बना, और पर्वत के बगल में जाहिर सी बात है जो गहरी जगह मिली तो उसे घाटी कह दिया गया। तो इस घाटी को, मतलब हॉर्स्ट माउंटेन के दोनों तरफ घाटी को रैंप वैली कहते हैं। अच्छा, हॉर्स्ट एक जर्मन शब्द है। आप लोग हिंदी में पूछने लगेगा कि इसकी हिंदी क्या होती है। जर्मन शब्द है, इसी रूप में ज्योग्राफी में पढ़ा जाता है। तो ऐसा भी कहा जा सकता है किसी दो रैंप वैली के बीच में एक हॉर्स्ट माउंटेन पाया जाता है। ऐसा भी कह सकते हैं किसी एक हॉर्स्ट माउंटेन को दोनों तरफ रैंप वैली पाया जाता है। इसका एग्जाम्पल आप एग्जाम्पल के रूप में कर सकते हैं सिनाई पेनिसुला, सिनाई प्रायद्वीप जो इजिप्ट में है। इसके सिनाई प्रायद्वीप के एक तरफ गल्फ ऑफ स्वेज है, जहां से स्वेज नहर बनाई गई है, दूसरी तरफ गल्फ ऑफ अक्काबा। तो दोनों तरफ दो खाइयां हैं इस तरीके से, और एक उठा हुआ जमीन जिसे जो सिनाई पेनिसुला है।
अब इस पर आ जाते हैं, डाउनवर्ड फोर्स लगे, ये कई बार आया है, ध्यान से समझना। अच्छा, ऐसे कोई जमीन हो, जमीन मान लिया नीचे की तरफ फोर्स लगे, वो नीचे की तरफ सरक गई, यहां फोर्स लगा, ये जमीन थी, किसी कारणवश वो नीचे की तरफ सरक गई। किसी कारण क्या, जब प्लेटें दूर जाएंगी तो जाहिर सी बात है ऊपर की जमीन नीचे की तरफ खसक जाएगी, तो इसे समझना है। अब यहां तो अपवर्ड डायरेक्शन से माउंटेन बना, अब यहां डाउनवर्ड डायरेक्शन से वैली बना, और इसे कहा जाता है रिफ्ट वैली, भ्रंश घाटी। भ्रंश घाटी, भ्रंश घाटी के दोनों तरफ, भ्रंश घाटी के दोनों तरफ ब्लॉक माउंटेन होता है। ब्लॉक पर्वत, ये भी हिंदी, ब्लॉक पर्वत। आप हिंदी अगर जो थोड़ा सा करेंगे इसका तो आपको पता, रिफ्टिंग, भ्रंश, भ्रंश का मतलब धंस जाना, नीचे की तरफ जमीन धंस गई तो भ्रंश घाटी मिली। ऊपर की तरफ ये जो स्थलाकृतियां रह गई, जिसका टॉप नुकीला धीरे धीरे हो जाता है वेदरिंग के कारण और बेस चौड़ा होता जाता है, ऐसे करोगे तो ये ब्लॉक माउंटेन बन गया। इसका उदाहरण इंडिया में ही मिल जाएगा। जैसे इसका उदाहरण अगर जो देखना हो तो ये इंडिया का मैप, इसका उदाहरण। अब इसमें आप देखोगे तो यहां ऐसे, यहां एक पर्वत है, इस पर्वत का नाम विंध्यन, यहां दूसरा पर्वत, दूसरे पर्वत का नाम सतपुड़ा। तो विंध्यन हो या सतपुड़ा हो, दोनों के दोनों एग्जाम्पल हैं ब्लॉक माउंटेन के, दोनों के दोनों ब्लॉक माउंटेन के एग्जाम्पल हैं। लेकिन यहां कहा क्या गया, दो ब्लॉक माउंटेन के बीच में कंपलसरी एक रिफ्ट वैली मिलती है। तो दो ब्लॉक माउंटेन है, विंध्यन और सतपुड़ा, तो इसके बीच में आपको एक रिफ्ट वैली मिलेगी और उसी रिफ्ट वैली से नदी बहती है जिसका नाम नर्मदा है। तो ये नर्मदा नदी की जो घाटी है, जो वैली है, वो एग्जाम्पल है किसका, रिफ्ट वैली का। तो नर्मदा नदी घाटी एक भ्रंश घाटी का उदाहरण है। ऐसे ही तमाम एग्जाम्पल देख सकते हो। ऐसे ही आप देखोगे फ्रांस और जर्मनी की सीमा पर, जैसे मान ले मैं यहां लिख दूं, ऐसे फ्रांस है, ये मान लिया जर्मनी है, पूरब की तरफ जर्मनी है, यहां फ्रांस है। फ्रांस और जर्मनी की सीमा पर दो पर्वत हैं, ब्लैक फॉरेस्ट और वॉसेज। ब्लैक फॉरेस्ट और वॉसेज, ब्लैक फॉरेस्ट और वॉसेज दोनों पर्वत उदाहरण है ब्लॉक माउंटेन के। तो जाहिर सी बात है, जो दो ब्लॉक माउंटेन है, बीच में एक रिफ्ट वैली है, तो यहां भी रिफ्ट वैली है। ऐसे ही फ्रांस और जर्मनी की सीमा पर राइन नदी जाती है इन दोनों पर्वतों के बीच से, मतलब राइन नदी घाटी एक रिफ्ट घाटी का उदाहरण है, जबकि ब्लैक फॉरेस्ट और वॉसेज पर्वत जर्मनी के और फ्रांस की सीमा पर भ्रंश घाटी के उदाहरण है। ऐसे कैलिफोर्निया में, मतलब नॉर्थ अमेरिका में सियरा नेवादा, जैसे तमाम एग्जाम्पल मिल जाएंगे। ये आपको बता दिया गया टेंशन फोर्स के उदाहरण। अच्छा, पर्वतों के प्रकार में कई हम प्रकार कर सकते हैं। अब इन्हीं पर्वत, अब यही मान लिया पर्वत हॉस्ट पर्वत जैसा कोई ज्वालामुखी निकला हो तो इसे ज्वालामुखी पर्वत कहेंगे। ऐसे तमाम इसका क्राइटेरिया किया जा सकता है, तमाम इसके विभेद किए जा सकते हैं। लेकिन हमारा मूलभूत जो इंडियन ज्योग्राफी से काम था, चूंकि हमें इंडियन ज्योग्राफी शुरू करना है, इसलिए आपको इस तरीके से बता के और इंडियन ज्योग्राफी शुरू करने की कोशिश की जा रही है। इंडियन ज्योग्राफी में भी हम आपको बताए कि हमें हिमालय शुरू करना है, तो हम हिमालय के बारे में इतनी बातें जान चुके हैं, अगर जो एक लाइन में उसे पूरी समरी बोली जाए कि हिमालय एक नया मोड़दार पर्वत है। पहली बात, हिमालय एक अगर नया मोड़दार पर्वत हो तो उसकी उत्पत्ति जोइक पीरियड में हुई, जैविक काल में हुई, मतलब जब जीव जंतुओं की उत्पत्ति पृथ्वी पर हो चुकी थी। अगली बात, यह कैम्ब्रियन इरा में उत्पन्न हुआ, कार्बनिक काल में उत्पन्न हुआ, मतलब जब पृथ्वी पर जीव जंतु थे, कार्बन था। यह फोल्डिंग प्रोसेस से उत्पन्न हुआ, फोल्डिंग प्रोसेस हुआ, मोड़ की प्रक्रिया हुई, क्यों? संपीड़न बल के कारण। संपीड़न बल कैसे लगा? हॉरिजेंटल लगा। और ये हॉरिजेंटल लगा क्यों? प्लेटों के पास आने से या दूर जाने से, तो पता लगा पास आने से। मतलब हिमालय माउंटेन और एवरी फोल्डिंग माउंटेन लोकेटेड ऑलवेज कन्वर्जिंग प्लेट बाउंड्री, नॉट डाइवर्जिंग प्लेट बाउंड्री। ऐसे स्टेटमेंट के रूप में आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो हिमालय पर्वत या कोई भी मोड़दार पर्वत हमेशा स्थित होगा प्लेटों के आने वाली सीमा पर, अभिसारी प्लेट सीमांत पर, सीमा अंत पर, बाउंड्री पर। अच्छा, अगर जो हमें हिमालय शुरू करना है तो उसके बारे में हमें थोड़ा सा और जानकारी देखना है। जैसे
देखो, आज से लगभग 300 से 400 करोड़ साल पहले पृथ्वी का निर्माण हुआ। पृथ्वी का जो निर्माण हुआ तो पृथ्वी के जितने भी महाद्वीप थे, जैसे आज आप देखे होंगे ऐसे साउथ अमेरिका इधर है, इधर अफ्रीका है, तो कई विद्वानों ने सोचा कि यहां इसका कोना इसमें लगाया जाए तो ऐसा तो नहीं फिट हो जाएगा। इसको पहले सोचने वाले जर्मन वैज्ञानिक थे, इसको सही तरीके से सोचा और एक दिशा दी अल्फ्रेड वेगनर ने। उससे पहले उनके गुरु थे पेंक, उन्होंने भी इसके बारे में सोचा था। तो वेगनर ने जब ये डिस्कशन छेड़ा तो इस पर बहस तेज हो गई कि अच्छा इसे लगाएंगे तो वास्तव में यहां लग जाएगा, ऐसे सारे महाद्वीपों को लगाएंगे तो एक गोला तो नहीं बन जा रहा है। लगा के देखा गया, हाँ ऐसी बातें सही थी। जब लगा के देखा गया, जब ऐसी बातें सही थी तो लोगों ने इस पर रिसर्च करना शुरू किया। अगर जो ये लोगों ने अंदाजा लगा कि ऐसा तो नहीं, कहीं ना कहीं कभी ना कभी ये और ये एक दूसरे से जुड़े थे। अब अगर जो जुड़े थे तो जाहिर सी बात है यहां का फॉसिल्स, मतलब यहां के जीवाश्म और यहां के जीवाश्म सेम होने चाहिए। विद्वानों ने रिसर्च करना शुरू किया, सेम थे। अब फिर सोचा गया अगर जो यहाँ के जीवाश्म सेम है, यहाँ के जीवाश्म सेम है, मतलब ये दोनों एक दूसरे से दूर गए, और ये दोनों अगर एक दूसरे से दूर गए तो यहां दूर जाने का निशान होना चाहिए ऐसे, और दूर जाने का निशान, यहां तो बीच में समुद्र है, फटा हुआ होना चाहिए। समुद्र के अंदर जाके देखा गया तो समुद्र के अंदर मिला ऐसा निशान, ऐसे एस तरीके का पूरा निशान है समुद्र के अंदर। इसी को बोला जाता है मिड अटलांटिक रिज, उभार, मतलब एक उभार बन चुका है। जब सारी चीजें व्यवस्थित हो गई तब पता लगाना अब था आखिर अगर जो ये एक पास थे, पास से फिर दूर गए तो दूर क्यों गए। वेगनर महोदय यहीं फेल हो गए। वेगनर महोदय ने कहा कि ये दूर गए चंद्रमा के टाइडल फोर्स से, चंद्रमा के खींचने की शक्ति से। चंद्रमा का आकर्षण बल इतना तेज लगा कि प्लेटें, जो पृथ्वी पर एक जगह प्लेट थी, एक जगह एकजुट थी, वो टूट गई। इतना ज्यादा चंद्रमा का फोर्स लगा और प्लेटें टूट गई और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से प्लेटें एक दूसरे से दूर जाने लगी। लोग, उन्हीं के देश के लोग उनका क्रिटिसिज्म करना शुरू किया कि भाई अगर जो चंद्रमा की इतनी शक्ति है कि वो प्लेटों को खींच ले रहा है, स्थल को खींच के एक दूसरे से मूव करा दे रहा है, तो फिर पृथ्वी पर लोग क्यों हैं? डायरेक्ट फ्लाइट से एक छलांग में चंद्रमा पर क्यों नहीं पहुंच जा रहा है? इतना ज्यादा रिसर्च करने की क्या जरूरत है? इतना ज्यादा मिसाइल बनाने की क्या जरूरत है? जाहिर सी बात है ऐसी बात थी। बाद में 1967 वगैरह में हैरी हैस और तमाम वैज्ञानिकों ने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का विकास किया। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में ये बात साफ बताई गई कि पृथ्वी के जितनी भी प्लेटें हैं उनका मूवमेंट होता है, और उनका मूवमेंट होता है पृथ्वी के अंदर मैग्मा इरप्शन के कारण। मैग्मा ज्यादा गर्म होता है, गर्म होने के कारण उसमें कन्वेक्शन वेव चलती है। वो कन्वेक्शन वेव जैसे मान लेते हैं पृथ्वी इस तरीके से है, पृथ्वी ऐसे है, पृथ्वी पूरी गोल है, तो मैग्मा ऊपर की तरफ आता है, मैग्मा ऊपर की तरफ टकराता है, उसके बाद पृथ्वी के पैरेलल इसी तरीके से मुड़ जाता है, टकराया उसके बाद मुड़ गया। अब ये मुड़ा, अगर जो इस तरीके से मुड़ा तो प्लेटों को दूर लेके जाने लगा। पृथ्वी चूंकि गोल है, जब ये प्लेट मान लिया गोल किसी सरफेस पे प्लेट जा रही है, तो गोल अगर जो एक किसी सरफेस पे दूर हो तो दूसरी तरफ पास आएगी ही। तो ये सब बाद में पता चला। ये सब मैं आपको जियोमॉर्फोलॉजी नामक टॉपिक में पढ़ाऊंगा भी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में पढ़ाऊंगा भी। अभी तो हमें बस हिमालय पे पहुंचना है, थोड़ा सा बेसिक जानना है, इसीलिए इतना लेक्चर हो रहा है। तो अगर जो मैं मूलभूत बातें, अगर जो डायरेक्ट हम हिमालय पर पहुंचने की कोशिश करें, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में ये सारी बातें बताई भी जाएंगी। प्लेटें चलती कैसे हैं, क्यों चलती हैं, क्या दर, वो सारी बातें मैं बताने की कोशिश करूंगा, पूरी तरीके से बताया जाएगा। लेकिन अगर जो हिमालय पर पहुंचे तो आपको पता है कि 3 से 400 करोड़ साल पहले पृथ्वी एक जगह एकजुट थी। जब पृथ्वी एक जगह एकजुट थी तो जितने भी महाद्वीप थे ऐसे एक ही जगह थे, बीच में ऐसे थोड़ा सा गैप था और सारे महाद्वीप ऐसे एक जगह एकजुट थे। मैं उतना अच्छा नहीं बना पा रहा हूं लेकिन आप लोग समझ जाइएगा, सारे महाद्वीप ऐसे एक जगह एकजुट थे। अच्छा, इस महाद्वीप के बीच में छोटा सा सागर था। अच्छा, ये सागर हल्का सा बाहरी सागर से भी जुड़ा हुआ था, मतलब इस महाद्वीप के बीच में और महाद्वीप के चारों तरफ सागर था। समझिएगा इस बात को, मतलब ये जो है ये कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है, और ये महाद्वीप एक जगह जुड़ा हुआ है। ये सारे के सारे महाद्वीप एक जगह जुड़े हुए हैं। महाद्वीप के चारों तरफ महासागर है,
समझिएगा, यहां से क्वेश्चन आते हैं, बीपीएससी में भी क्वेश्चन इस बार ही आया है। ये महाद्वीप, ये महासागर, ये जो महाद्वीप है इसे पैंजिया कहा जाता था। नाम याद रखना, पैंजिया के चारों तरफ जो महासागर था उसे पैंथालसा कहा जाता था। पैंजिया के चारों तरफ महासागर, पैंथालसा। इस पैंजिया के बीच में एक सागर था, उसका नाम टेथीज था। इस पैंजिया के बीच में जो सागर था उस सागर का नाम टेथीज था। तो एक महाद्वीप जो एक पूरी पृथ्वी या पूरी पृथ्वी पर जितने भी आज महाद्वीप अलग अलग हैं, जितने भी अलग अलग हैं, सारे एक जगह एकजुट थे, उसे पैंजिया। उसके बीच में एक टेथीज सागर, उसके चारों तरफ पैंथालसा। आपको याद हो रहा होगा पैंथालसा, जब सारे महाद्वीप एक दूसरे से टूटे तो ये सागर सिकुड़ने लगा। यही आज पैसिफिक ओशन है। नाम देखो ध्यान से, शब्दों पर ध्यान देना। पैसिफिक, पैंथालसा, इसी का आज अवशेष सबसे बड़ा सागर पैसिफिक। चलो आगे देखते हैं। कुछ समय बीता। अच्छा, कुछ समय का मतलब 2-4 दिन मत समझना, कुछ समय का मतलब लगभग 40 मिलियन वर्ष बीता। तो सॉरी, मिलियन कह रहा हूं, माफ करना, 40 करोड़ साल, 40 करोड़ साल बीता। तो 40 करोड़ साल बीतने के बाद ये जो महाद्वीप था ये 2 भागों में विभक्त हो गया। एक नॉर्थ में चला गया और एक साउथ में चला आया। बीच में सागर रहा जिसका नाम आप कहो टेथीज। बीच में सागर रहा। ये जो नॉर्थ में आया, पैंजिया 2 भागों में टूट गया। ऐसे हम लिख देंगे, पैंजिया 2 भागों में टूटा। एक पैंजिया चला गया नॉर्थ में, एक पैंजिया चला आया साउथ में। ये पैंजिया टूट गया, बीच में टेथीज सागर। नॉर्थ वाले पैंजिया को बोला गया लॉरेशिया या अंगारालैंड। नॉर्थ वाले पैंजिया को बोला गया लॉरेशिया या अंगारालैंड। अच्छा, इसके चारों तरफ तो पैंथालसा था ही, समझिएगा बात को। साउथ वाले पैंजिया को बोला गया गोंडवाना लैंड। साउथ वाले पैंजिया को बोला गया गोंडवाना लैंड। तो नॉर्थ वाला पैंजिया लॉरेशिया या अंगारा लैंड, साउथ वाला पैंजिया गोंडवाना लैंड, चारों तरफ पैंथालसा, बीच में टेथीज। कुछ समय बीता, फिर कुछ जब समय बीता तो ये भी एक दूसरे से टूटने लगे। लॉरेशिया भी टूटने लगा, गोंडवाना लैंड टूटने लगा, क्योंकि पृथ्वी में वो हलचल तो हो ही रही थी। आज भी ये सारे टूट रहे हैं। आज भी आप अफ्रीका का फिजिकल मैप देखोगे तो पता लगेगा, अफ्रीका का फिजिकल मैप, वो रिफ्ट वैली आज भी बन रही है। कुछ अगर जो 1 करोड़ साल बाद ऐसा हो सकता है अफ्रीका 2 भागों में टूट जाए, ऐसा होगा, बस वो बहुत स्लो प्रोसेस है, कई करोड़ों साल लग जाते हैं। अब ये लॉरेशिया टूटा और गोंडवाना लैंड टूटा, तब पृथ्वी की का आज का स्वरूप निकला। मतलब तब पृथ्वी के आज ये 7 बड़ी बड़ी प्लेटें निकली। जैसे मैं अगर जो यहां लिख दूं कौन कौन सी प्लेटें, तो जैसे देखो पैंथालसा, जब ये सब टूटने लगे तो पैंथालसा सिकुड़ने लगा। सागर था, ये सिकुड़ने लगा, तो पैंथालसा का बचा हुआ भाग जो सबसे बड़ी प्लेट है उसी को कहा जाता है पैसिफिक प्लेट, प्रशांत महासागर की प्लेट। लॉरेशिया जब टूटा तो इससे 2 महाद्वीप बने। तो पहला ये प्लेट हो गई, दूसरा यूरेशिया, यूरेशियन प्लेट। यूरोप और एशिया जो है, रूस भारत नहीं इसमें शामिल है, ध्यान रहे। यूरेशिया वो जो नॉर्थ वाला, हिमालय के नॉर्थ वाला। इसके बाद तीसरा नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। अब देखो गोंडवाना लैंड टूटा, गोंडवाना लैंड टूटा तब चौथे नंबर की बड़ी प्लेट बनी साउथ अमेरिकन प्लेट। 5वें नंबर की फिर अफ्रीकी प्लेट। 6ठे नंबर की प्लेट इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, यही इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। 7वीं जो बड़ी प्लेट बनी अंटार्कटिक प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट। तो 7वें नंबर की जो प्लेट बनी अंटार्कटिक प्लेट। ऐसे 7 बड़ी प्लेटें बनी। अच्छा, ये सारा टॉपिक आपको प्लेट टेक्टोनिक नामक टॉपिक में बार बार वादा कर रहा हूं, जल्दीबाजी नहीं करना है। हम बस इसे रेफरेंस ले रहे हैं क्योंकि हम हिमालय
का बनना जानना चाह रहे हैं। बड़ी डिटेल में इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि कोई भी इसमें कुछ ना छूटे। आपसे पूछ लिया जाए हिमालय कैसे बना, कौन कौन सी प्लेटें पास आई, तो आपको जानना चाहिए। वो पूछ ले कि हिमालय में अगर जो ये 2 प्लेटें पास आई तो एक प्लेट कौन से किसका भाग थी, दूसरी प्लेट किसका भाग थी, ये सब भी आपको पता हो, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। नहीं तो इस टॉपिक को प्लेट टेक्टोनिक नामक टॉपिक में हम फिर रिवाइज करेंगे, जियोमॉर्फोलॉजी में हम इसे फिर रिवाइज करेंगे। तो फिर ये 7 बड़ी प्लेटें बनी, ऐसे 7 छोटी भी प्लेटें हैं, तो बड़ी प्लेटें छोटी प्लेटें कैसे मूवमेंट होता है सारी बातें बताई जाएंगी। अब देखो इसमें 2 प्लेटें महत्वपूर्ण है हमारे हिमालय को समझने के लिए। एक कौन सी प्लेट, एक यूरेशियन प्लेट। सारी प्लेटें जब टूट रही थी तो कोई एक दूसरे के से दूर जा रही थी, कोई एक दूसरे के पास आ रही थी, लेकिन 2 प्लेटें हमें, एक इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। समझना, जब ये 2 प्लेटें एक दूसरे के पास आ रही थी और ये 2 प्लेटें एक दूसरे के पास आने लगी, पृथ्वी का निर्माण हुआ और पृथ्वी के निर्माण से आज तक के काल को वैज्ञानिकों ने जियोलॉजिकल कैलेंडर बोला है। जियोलॉजिकल कैलेंडर के हिसाब से इस काल को, पीरियड को बांटा गया है। उस जियोलॉजिकल कैलेंडर में कई इरा माने गए हैं, कई युग माने गए हैं, जिसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी में बांटा गया है। इस समय हम क्वाटरनरी के होलोसीन युग में जी रहे हैं। अब ये सब बड़ा नया लग रहा होगा कि अब सर 2014 का 10 जनवरी बोलते तो समझ में आता है। तो जियोलॉजिकल कैलेंडर है, गूगल पे डाल के आप देख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, मैं भी बताऊंगा। ये कैलेंडर अगर जो ठीक से याद हो जाए तो मिनरल्स वगैरह कौन कहाँ है ये सब रटने की जरूरत नहीं होती, बताया जाएगा धीरे धीरे, जल्दीबाजी नहीं करना है, एकाएक कुछ नहीं होता। एक बात आपको समझना होगा कि विकास एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है। डेवलपमेंट इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस, वो बड़ी धीरे धीरे से होता है। तो अगर जो आप में डेवलपमेंट होगा तो बड़ी धीरे धीरे से होगा, उसके लिए जल्दीबाजी नहीं होती। तो अगर जो हम दोनों प्लेटों की बात करें तो दोनों प्लेटों का एक दूसरे की तरफ, मतलब नॉर्थ की तरफ ऐसे यूरेशियन प्लेट थी, ये खूब बड़ी सी प्लेट थी यूरेशियन प्लेट। यूरेशियन प्लेट ईपी में लिख दे रहा हूं, यहां ज्यादा जगह ना लिया जाए तो अच्छा है। यूरेशियन प्लेट का मूवमेंट साउथ की तरफ था और साउथ की तरफ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट मिलके थी, ऐसे में लिख दे रहा हूं। ये इसका मूवमेंट नॉर्थ की तरफ था। अच्छा, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थोड़ा सा टर्न होके बाईं तरफ मुड़ के ये नॉर्थ की तरफ जा रही थी। तो ये यूरेशियन प्लेट और ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये दोनों एक दूसरे के पास आने लगे। अब कहोगे सर ये दोनों कब एक दूसरे के पास आने लगे? तो पृथ्वी के निर्माण को 3 पीरियड में बांटा गया। पहला प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी प्राथमिक युग, द्वितीयक युग। ये दोनों एक दूसरे के पास आने लगे टर्शियरी इरा में। तृतीयक युग में दोनों एक दूसरे के पास आने लगे, टर्शियरी इरा में एक दूसरे के पास आने लगे। जब ये दोनों एक दूसरे के पास आने लगे, यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, तो बीच में यहां एक सागर था, टेथिज सागर। और इस टेथिज सागर में इस समय गिर रही थी सिंधु नदी, यहीं गिर रही थी। सतलज, ब्रह्मपुत्र, ये सारी नदियां इसी टेथिज सागर में गिर रही थी और ये दोनों प्लेटें एक दूसरे के पास आ रही हैं। अब समझिएगा, आपको पहले ही बताया जा चुका है, जब 2 प्लेटें एक दूसरे की तरफ कन्वर्ज हों, जब 2 प्लेटें एक दूसरे की तरफ आए, अभिसरण हो, आपको पता है, अभी कुछ देर पहले बताया गया है। 2 प्लेटें एक दूसरे की तरफ कन्वर्ज हों, कन्वर्ज होने पर कैसा फोर्स लगता है? हॉरिजेंटल फोर्स लगता है। कॉपी का उदाहरण मैंने अभी अभी दिया है। जब कॉपी बीच में आई, मेरे दोनों हाथ एक दूसरे के पास आने लगे, बताया था आपको कि दोनों हाथों को प्लेट मानना है। दोनों हाथ एक दूसरे की तरफ पास आए तो कॉपी पर अगल बगल से फोर्स लगा, मतलब हॉरिजेंटल फोर्स लगा, क्षैतिज बल लगा। इसी को क्या कहा गया? कंप्रेशन फोर्स। संपीड़न बल से होने क्या लगा? फोल्डिंग प्रोसेस होने लगा। वलन या मोड़ की प्रक्रिया होने लगी। अच्छा, ये वलन या मोड़ की प्रक्रिया अब यहां डायरेक्ट आपको बताना हुआ कहां, तो आपको पता है मेरे हाथों के बीच में तो कॉपी थी, इन दोनों को हाथ मान लेना है, तो इसके बीच में कौन सी जगह है? टेथिज सागर। तो ये मोड़ की प्रक्रिया हुई कहां? तो फोल्डिंग प्रोसेस इन टेथिज। मोड़ की प्रक्रिया हुई कहां? टेथिज में।
पहले भी लिखा जा सकता है, टेथिस सागर में मोड़ की प्रक्रिया होने लगी। अब टेथिस सागर में मोड़ की प्रक्रिया होने लगी तो यही टेथिस सागर उठ के हिमालय बन गया, यही टेथिस सागर उठ के हिमालय बन गया। हिमालय, ये लो, अब ये हिमालय बना। अब यहां से भी क्वेश्चन पूछेगा और यहां से भी क्वेश्चन पूछना ही चाहिए। जैसे आपसे अगर जो पूछ लिया जाए, अच्छा आज मेरा एसी नहीं चल रहा है तो थोड़ा आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, पसीना ज्यादा हो रहा है। तो अगर जो इसी को पूछा जाए, जैसे आपसे पूछ लिया जाए हिमालय, हिमालय कौन कौन सी दो प्लेटों की बाउंड्री पर है, तो आपको खटाक से पता हो जाना चाहिए, यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। हिमालय आज है, उसके साउथ में कौन सी प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। नॉर्थ में कौन सी प्लेट है, यूरेशियन प्लेट। आज जहां हिमालय है वहां कौन सा सागर था, तो कौन सा सागर, टेथिस सागर। इसीलिए पोंगोंग झील के बारे में आपने सुना होगा कि चीन की वो जो झील है, चीन और भारत की सीमा पर जो विवाद का मुद्दा है, वो खारे पानी की झील है, क्योंकि यहां पहले टेथिस सागर था, आज भी वो अवशेष बचा हुआ है। आपको इस तरीके से पढ़ना है, इस इतनी शिद्दत से पढ़ना है कि फिर रटने की समस्या खत्म हो जाए। मैं जो सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं उसी से मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन, उसी से मैं एकदम जितना भी अध्ययन है इसी से है। तो मैं आपको कहीं भी रटने वाला वो ट्रिक नहीं बताऊंगा। तो जितनी भी बातें आपको बताई जाएंगी वो एकदम कॉन्सेप्चुअल लेवल पे बताई जाएंगी कि उसमें क्या, कैसे, कब, कहां, ये सब कुछ आप जान जाए। तो आपको क्या बताया गया, टेथिस सागर बीच में था। आज जहां हिमालय है वहां पहले टेथिस सागर था। इसीलिए तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम माउंट एवरेस्ट नहीं है, सागर माथा है। माउंट एवरेस्ट उसका नाम 19वीं सदी में आके अंग्रेजों ने रखा। हेनरी एवरेस्ट के नाम पे उसका नाम माउंट एवरेस्ट रखा गया, उन्हीं की याद में अंग्रेजों ने नाम रखा। आज भी नेपाल में उसे सागर माथा कहा जाता है। माथा सर, ये टकला आपको समझना होगा। माथा सर मतलब सागर का माथा, वो सागर ऊंचा उठ गया, सबसे ऊंचा पॉइंट सागर माथा। आज भी उसे सागर माथा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि पहले यहां सागर था। इतनी बातें क्लियर हो गई, आगे बढ़ते हैं, हिमालय के बारे में जाने। अब थोड़ा हिमालय देख लेते हैं, हिमालय के बारे में जानते हैं और उसके बाद देखते हैं हिमालय का स्ट्रक्चर, मतलब हिमालय के बारे में और ज्यादा डिटेल तो अगली बार बताया जाएगा, लेकिन हिमालय के बारे में हम सोचते हैं कि थोड़ा सा हिमालय को शुरू कर दिया जाए बस। तो देखो, तो ये बना हिमालय, हिमालय, हिमालय। अब ये हिमालय इस तरीके से नॉर्थ से साउथ में बना। जब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट टकराई, आपको पता है, मैं पिछला अगर जो देख सकते हैं, तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यूरेशियन प्लेट टकराई तो इंडियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट ने टेथिस सागर को थोड़ा सा धक्का दिया। टेथिस सागर को धक्का दिया तो यूरेशियन प्लेट पर मलबा जो गाद था सिंधु नदी का, ब्रह्मपुत्र नदी का, यो यूरेशियन प्लेट के ऊपर चढ़ गया। तो तुरंत एक हिमालय बना जिसे ट्रांस हिमालय कहा जाता है। हिंदी साफ साफ पार हिमालय। पार का मतलब ये भारत से देखा जाए तो नहीं दिखेगा, दूसरी तरफ। शब्दों पर ध्यान देना, किताबी ज्ञान मुझे मत यहां दिखना चाहिए, एकदम रट्टू पोपट बनने की कोशिश नहीं करना है। पार हिमालय मतलब दूसरी तरफ, जो हमारी आंखों के ओझल होगा, मैं समझाऊंगा इसे। फिर उसके बाद ट्रांस हिमालय बन गया, फिर उसके बीच एक घाटी बन गई। घाटी बनने के बाद फिर उसमें सबसे ऊंचा हिमालय बना जिसे ग्रेट हिमालय कहते हैं, बृहद हिमालय। समझना बात को। फिर उसके बाद एक घाटी बनी, फिर उसके बाद लेसर हिमालय, लघु छोटा हिमालय, या इसी को मिडिल हिमालय भी कहा जाता है, मध्य हिमालय। बृहद हिमालय को ही हिमाद्री कहा जाता है। अच्छा, मैं इंग्लिश लिख दिया, हिमाद्री हिंदी शब्द आपको वैसे ही लिखा जाता है। सबसे साउथ में जो बना शिवालिक हिमालय। और ये जितनी भी संरचना बनी ऐसे नॉर्थ से साउथ की तरफ बनी, ऐसे नॉर्थ से साउथ की तरफ अरेंज करने के लिए भी आ सकता है आपको। तो नॉर्थ से साउथ की तरफ बनी सबसे पहले ट्रांस हिमालय, फिर ग्रेट हिमालय, फिर लेसर हिमालय और फिर शिवालिक हिमालय। ये कालखंड में बना सबसे पुराना, ये उससे नया, सबसे नया। और ये बना कब? ये टर्शियरी ईरा में बना। हिमालय कब बना? टर्शियरी, तृतीयक काल में बना। आपको जब हिमालय थोड़ा बता दूंगा तो मैं ये भी बता दूंगा तृतीयक काल में कब बना,
पैलियोसीन काल में, इयोसीन काल में, मायोसीन काल में, ओलिगोसीन काल में, प्लायोसीन काल में, ये सब इरा थे। ये सभी बातें बताई जाएंगी, इसके लिए भी परेशान नहीं होना है, कुछ एग्जामों में आता है तो इस हद तक आपको पढ़ा दिया जाएगा कि कोई भी लगभग एग्जाम ना छूटे या इससे संबंधित टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन ना छूटे। अगली बात अगर जो कहा जाए, अब इसे मैप में कैसे, तो अगर जो मैप में अगर जो इसे हल्का सा अरेंज करें तो देखो देखो ध्यान से, थोड़ा सा मैप छोटा करना है। माफ करना, ये देखो ये मैप, इस मैप में आपको समझना है किसी भी मैप में ऊपर की तरफ तो नॉर्थ होता है, नीचे की तरफ साउथ, दाएं साइड में ईस्ट होगा, बाएं साइड में वेस्ट, ऐसे ही। तो पहले ये जो संरचना, ये तो पॉलिटिकल बाउंड्री, पहले तो ये भी नहीं था, पहले तो पूरा ये अंग्रेजों का था, पहले तो ब्रिटिश इंडिया बहुत बड़ा था। ये पॉलिटिकल बाउंड्री तो 1947 की है, तो पॉलिटिकल बाउंड्री से हम हटके बात करेंगे, लेकिन हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो फोकस हमारा यहां रहेगा। तो यहां पहले तो टेथिस सागर था, आज यहां टेथिस सागर है, तो दोनों प्लेटें जब टकराई तो जब टकराने के कारण यहां ऊंचा सा भाग उठ गया, उसी को आज हम हिमालय कह रहे हैं। और ये हिमालय इस तरीके से है, सबसे नॉर्थ में ऐसे एक हिमालय है, इसे हमने बोला था ट्रांस हिमालय, देखो TH, ट्रांस हिमालय है। उसके बाद एक घाटी है, फिर उसके बाद एक हिमालय है, ये बहुत लंबा सा हिमालय है ऐसे। चूंकि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट ऐसे जाते हुए ऐसे बाईं तरफ मुड़ गई थी, इसलिए यहां मोड़ बन गया, इसी को सिंटैक्सिस मोड़ कहते हैं। मैं मॉनसून पढ़ाऊंगा तो इसकी बड़ी उपयोगिता है, यहीं से हवाएं टकरा कर फिर से मुड़ जाती हैं बिहार की तरफ, उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तरी उत्तर प्रदेश की तरफ। तो ये जो खूब लंबा सा हिमालय मिला, ये ग्रेट हिमालय मिला, ये। फिर उसके बाद एक घाटी, देखो यहाँ खाली जगह है। फिर उसके बाद जो हिमालय मिला वो लेसर हिमालय। आपको लिपुलेख दर्रे के बारे में बताया गया था, ये सारा दर्रा आपका लेसर हिमालय में है, लेसर हिमालय, सॉरी ग्रेट हिमालय में है, लेसर हिमालय, ये देखो लेसर हिमालय के बाद फिर एक घाटी, फिर उसके बाद शिवालिक हिमालय, SH मैंने कर दिया, ये शिवालिक हिमालय, ये शिवालिक हिमालय। तो नॉर्थ से साउथ की तरफ ये हिमालय हो गए, हिमालय। अब अगर जो नॉर्थ से साउथ की तरफ हो गए तो एक बार और हम इसे पैटर्न करके देख लें, फिर अगली क्लास आपको इसी के बारे में अगले दिन होगी। इसे आप इतना पढ़ेंगे और बताएंगे, उसके बाद अगली बार हम देखेंगे इसके बारे में। तो देखो, अब इसी नॉर्थ साउथ को अगर जो हम अपनी स्टडी के लिए एक बार ऐसे सेट कर दें, हम मान लेते हैं इस बार नॉर्थ से साउथ इधर की तरफ है। हाँ, ये ओरिजिनल बात यही है कि भाई नॉर्थ से साउथ इधर की तरफ है, यही नॉर्थ से साउथ है, लेकिन एक बार स्टडी करने के लिए इसे ऐसे रख देते हैं। तो इसे अगर जो ऐसे रखेंगे तो पता चलेगा कि यहां एक प्लेट है, यूरेशियन प्लेट, जो मूव कर रही है किधर, साउथ की तरफ। यहां एक प्लेट इधर से, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, जो मूव कर रही है किधर, नॉर्थ की तरफ। दोनों प्लेटें जब आई तो यहां सागर था, ये सागर और ये सागर ऊंचा उठ गया, और ये सागर जब ऊंचा उठा तो ऐसे सबसे नॉर्थ में ट्रांस हिमालय बना, उसके बाद एक हिमालय बना, उसके बाद एक हिमालय बना, फिर घाटी बनी, फिर उसके बाद सबसे छोटा हिमालय बना, और उसके बाद ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये आ रही थी नॉर्थ की तरफ, इस तरीके से हिमालय बना। तो ध्यान से समझिए, सबसे नॉर्थ में जो हिमालय बना ये टेथिस सागर था, अब सूख गया, ये टेथिस सागर था, सूख गया। सबसे नॉर्थ में जो हिमालय बना वो ट्रांस हिमालय। उसके बाद एक घाटी बनी, तो देखो बीच में जगह मैंने दे दी है, एक घाटी बनी। फिर उसके बाद बना ग्रेट हिमालय, फिर एक घाटी बनी, फिर उसके बाद बना लेसर हिमालय, फिर एक घाटी बनी, फिर उसके बाद बना शिवालिक हिमालय, फिर एक घाटी, फिर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ये भी घाटी है, इसी घाटी में हम बैठे हैं, इसी घाटी को गंगा यहां से निकली काटते काटते इस घाटी को मैदान बना दी, इसीलिए ये घाटी है, देखो इसीलिए इसे गंगा का मैदान कहते हैं।
आपको ध्यान से समझना है। अगर जो इसका मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो देखो यहां तक ये प्लेट है, ऐसे ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ये बीच का गड्ढा, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट टकराई तब ये हिमालय बना। तो अब देखो ट्रांस और ग्रेट हिमालय, ट्रांस और ग्रेट हिमालय, ट्रांस और ग्रेट हिमालय के बीच में ये घाटी, यहीं एक झील है जिसका नाम मानसरोवर है, मानसरोवर झील। मानसरोवर झील से पहले नदियां गिर जाती थी यहीं टेथिस सागर में, मानसरोवर झील से नदियां यहीं टेथिस सागर में गिर जाती थी। लेकिन जब हिमालय बन गया तो नदियां अब यहां टेथिस सागर में जाए कैसे? तो एक नदी जो सिंधु नदी थी वो ऐसे पश्चिम की तरफ, दिशाएं याद रखना, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, एक नदी पश्चिम की तरफ मुड़ गई, सिंधु नदी, इंडस। एक नदी यहां से पूरब की तरफ मुड़ गई, ब्रह्मपुत्र या टसांगपो। आपको नदियों में बताया जाएगा, ब्रह्मपुत्र का तिब्बती नाम यारलुंग सांगपो या टसांगपो ही कहा जाता है। तो एक नदी पश्चिम की तरफ मुड़ गई, एक नदी पूरब की तरफ मुड़ गई। तो ट्रांस और ग्रेट हिमालय के बीच में प्रेजेंट टाइम में दो नदियां गुजरती हैं, आई मतलब इंडस, टी मतलब सांगपो, एस जेड। इस घाटी का नाम ही हो गया ITS-Z। देखो यहां मैं फुल फॉर्म लिख दे रहा हूं। तो ट्रांस और ग्रेट हिमालय के बीच की जो घाटी है, इंडस, टसांगपो, स्यूचर जोन, इंडस सांगपो स्यूचर जोन। तो ट्रांस और ग्रेट हिमालय की इस घाटी को इंडस मतलब सिंधु नदी, सांगपो मतलब ब्रह्मपुत्र नदी, स्यूचर मतलब मिलन क्षेत्र है ये, इंडस सांगपो स्यूचर जोन। तो यहां ट्रांस और ग्रेट हिमालय की इस घाटी को ITS-Z बोल दिया गया, ये हो गया। अब आ गया ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय और लेसर हिमालय के बीच की घाटी है, ग्रेट हिमालय लेसर हिमालय के बीच भी एक घाटी है। देखो यहां एक घाटी है, यहां, फिर यहां दोनों हिमालय सट गए हैं, फिर यहां नेपाल में एक घाटी है, बीच में जगह है। तो ग्रेट हिमालय और लेसर हिमालय के बीच की घाटी को MCT कहा जाता है। देखो यहां मैं MCT के बारे में, MCT मेन सेंट्रल थ्रस्ट। इसी मेन सेंट्रल थ्रस्ट में कश्मीर और काठमांडू घाटी हैं। इसी कश्मीर में आपको झेलम नदी मिलेगी। तो आप देखो इसी ग्रेट और लेसर हिमालय के बीच में, देखिए इसी ग्रेट और लेसर हिमालय के बीच में यहां कश्मीर घाटी मिलेगी, दोनों हिमालय यहां उत्तराखंड की तरफ सट गए, और फिर यहां काठमांडू घाटी मिलेगी। इसी को MCT बोल दिया गया, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। यहां कश्मीर बसा हुआ है, श्रीनगर, और यहां काठमांडू बसा हुआ है। इसलिए आप देखो पेपर वगैरह में देखते होंगे, जब न्यूज आती है तो बोला जाता है कि आज घाटी में तनाव की स्थिति है। हमारे गृह मंत्री बोले थे जब से 370 हटा है घाटी में एक भी गोली नहीं चली, संसद में बोला गया। तो घाटी का मतलब यही घाटी, वो दो हिमालय के बीच है, ग्रेट और लेसर हिमालय के मध्य है कश्मीर घाटी। फिर से देखो ग्रेट हिमालय हो गया, फिर MCT हो गया, फिर लेसर हिमालय, उसके बाद लेसर और शिवालिक के बीच में भी एक घाटी है। लेसर और शिवालिक के बीच में भी देखो घाटी है, दिख रही है, मैंने बनाया है। लेसर और शिवालिक के बीच की जो घाटी है, अब देखो इसे MCT कहा गया, इसे बोला गया MBF। अब ये सेंट्रल थ्रस्ट था, अब ये क्या होगा, बाउंड्री हो गया। अब तो MBF मेन बाउंड्री फॉल्ट, मेन बाउंड्री फॉल्ट। लेसर और शिवालिक के बीच में मेन बाउंड्री फॉल्ट। इसमें दून घाटियां मिलेंगी, देहरादून, रामगढ़ दून। इसमें द्वार घाटियां मिलेंगी, हरिद्वार, कोटद्वार उत्तराखंड में। इसी में आपको मिलेगा, प्लस इसी में मिलेगा जम्मू। मतलब ग्रेट हिमालय और लेसर हिमालय के बीच अगर जो कश्मीर मिला, तो लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच क्या मिलेगा, जम्मू। तो जम्मू और कश्मीर के मध्य आपसे पूछा जाए कौन सा हिमालय है, तो आपका क्या जवाब होगा, लेसर हिमालय। इसीलिए भारत का यह राज्य है जिसे जम्मू एंड कश्मीर कहा जाता है, कि जम्मू से कश्मीर जाने के लिए जवाहर सुरंग आपको बताया जाएगा। यहां लेसर हिमालय में जवाहर सुरंग, बनिहाल दर्रा, ये सारी बातें मैं बारी बारी से ट्रांस ग्रेट सब कुछ बड़ी डिटेल में पढ़ाऊंगा। अभी तो बस स्ट्रक्चर बताया जा रहा है, पासेस बताए जाएंगे, उसके करंट अफेयर क्या क्या है, यूनियन टेरिटरी बनने के बाद क्या क्या बदलाव हुए। मैं तो पॉलिटी भी पढ़ाता हूं, देख ही रहे हो आप, तो सारी बातें आपको बताई जाएंगी।
अब फिर आ जाओ तो लेसर हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच जम्मू है, जम्मू के बाद यहाँ उत्तराखंड में यहाँ MBF, और यहाँ उत्तराखंड में दून, देहरादून, कोट रामगढ़ दून तो यहाँ मान ले बिहार में है, फिर यहाँ देहरादून, हरिद्वार, कोटद्वार, शिवालिक हिमालय और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। तो ये शिवालिक हिमालय और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के बीच में एक गड्ढा, इसे बोला जाता है HFF। तो शिवालिक हिमालय और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के बीच में बोला जाता है हिमालय के फ्रंट का फॉल्ट, हिमालय के आगे, हिमालयन फ्रंट फॉल्ट, हिमालय के आगे का फॉल्ट, ये गड्ढा। तो हिमालयन फ्रंट फॉल्ट, शिवालिक हिमालय और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के बीच में HFF, हिमालयन फ्रंट फॉल्ट, हिमालयन फ्रंट फॉल्ट। अब समझिए, इस ग्रेट हिमालय से जब निकली गंगा तो ग्रेट हिमालय को काटी, लेसर हिमालय को काटी, शिवालिक को काटी, ऐसे ही गंगा निकली, शिवालिक को काटी, उसके बाद इस गड्ढे में आने लगी, सारे पर्वतों को काट काट कर इसे भरने लगी और इसे भर भर के इस गड्ढे को मैदान बना दिया। इसीलिए इस मैदान को गंगा यमुना का मैदान कहते हैं या गैंगेटिक प्लेन कहते हैं, क्योंकि करोड़ों सालों में इसे गंगा ने बनाया। अब अगला सवाल आपको, अगर जो यहीं मैं मार्क कर दूं, एक बीपीएससी में पिछले साल का पेपर उठा के देखना, डायरेक्टली तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली देख लेना, 2 मार्क, नंबर 3 मार्क। आपसे बोला जाए कि बनने के क्रम में पुराने से नए के क्रम में बताइए, तो आप ऐसे लगा देंगे सबसे पुराना ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, मतलब एक, देन उससे नया क्या, उसके बाद इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यूरेशियन प्लेट टकराया तो फिर बना हिमालय, मतलब उसके बाद कौन सा स्ट्रक्चर, 3 हिमालय बना। फिर कौन सा, हिमालय बनने के बाद क्या बना, ये गंगा का मैदान, फिर 2, मतलब 1, 2 हिमालय और फिर ये तीसरा नंबर पर हिमालय, दूसरे नंबर पर ये HFF जिसे गैंगेटिक प्लेन कहा जाता है। तीनों में सबसे नया कौन, सबसे नया गंगा का मैदान, हिमालय बनने के बाद बना, इसी को गैंगेटिक प्लेन कहते हैं, गैंगेटिक प्लेन। आप अगर जो मैप में देखोगे गंगा की दिशा तो देखो ऐसे साउथ की तरफ निकली, उसके बाद इस प्लेट से टकरा कर इधर की तरफ मुड़ गई, ये प्लेट को नहीं चीरी, प्लेट से टकरा कर इधर की तरफ मुड़ गई, इसे बंगाल होते हुए बंगाल के खाड़ी में चले गई। तो अगर जो आपको फिजिकल स्ट्रक्चर पता है तो नदियों की दिशा दशा भी आप पता कर सकते हो, ये सारी बातें पता कर सकते हो। तो इतनी बातें अगर जो बता दी गई, एक बार जल्दी जल्दी खटा को जो रिवाइज कर लिया जाए हम लोग, किसमें क्या क्या हम लोग पढ़े। तो नॉर्थ की तरफ यूरेशियन प्लेट थी, यहां नॉर्थ की तरफ यूरेशियन प्लेट थी, साउथ की तरफ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इसी बात को यहां ऐसे कर दिया गया है, यूरेशियन प्लेट इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जब टकराई तो नॉर्थ से साउथ की तरफ हिमालय बना, नॉर्थ से साउथ की तरफ हिमालय, ध्यान से रिवाइज वाला ध्यान से, सबसे नॉर्थ में ट्रांस हिमालय बना। फिर से मैं बता रहा हूं, ट्रांस हिमालय इसलिए इसे क्यों कहा गया, क्योंकि हम स्टडी यहां से कर रहे हैं, दिल्ली से कर रहे हैं, पटना से कर रहे हैं, बिहार से कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ से कर रहे हैं, यहां से हम स्टडी कर रहे हैं, राजस्थान से कर रहे हैं। यहां से अगर जो हम यहां से स्टडी कर रहे हैं, मतलब हम यहां खड़े हैं, यहां खड़े हैं, तो यहां अगर जो देखेंगे तो सबसे बाद में क्या दिखेगा, ये ऊंचा वाला, इस ऊंचाई के बाद तो दिखेगा नहीं, इसीलिए इसे बोला गया ट्रांस हिमालय, क्योंकि ऊंचाई के दूसरी तरफ से सबसे ऊंचा ग्रेट हिमालय है, ऊंचाई के दूसरी तरफ वाला ट्रांस हिमालय बोला गया, ये सबसे बाहर ट्रांस हिमालय। उसके बाद सबसे ऊंचा पर्वत ग्रेट हिमालय, आपको पूरा डिटेल बताया जाएगा, ट्रांस ग्रेट सब कुछ एक एक करके बताऊंगा। लेकिन ऐसे भी अगर जो कहा जाए तो सबसे ऊंचा हिमालय ग्रेट हिमालय, मतलब माउंट एवरेस्ट, सागर माथा जिसे कहते हैं, इसी ग्रेट हिमालय में होगा। उसके बाद लेसर हिमालय, सबसे साउथ में शिवालिक हिमालय, ट्रांस और ग्रेट के बीच में इंडस और सांगपो मतलब ब्रह्मपुत्र नदी निकलने लगी, इसीलिए इसे इंडस सांगपो सेउचर या सचर जोन कहा जाने लगा। ग्रेट और लेसर हिमालय के बीच के घाटी को मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहा गया, इसमें कश्मीर और काठमांडू घाटियां हैं, इसी से होकर झेलम नदी जाती है, यही डल झील है, उलर झील है, डचिंगम नेशनल पार्क है, तुलबुल परियोजना, ये सारी विवादित चीजें भी बताई जाएंगी। तो ये MCT वैली, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, लेसर और शिवालिक हिमालय, देखो यहाँ बताया भी गया है, काठमांडू और कश्मीर। लेसर और शिवालिक हिमालय के बीच की घाटी को MBF मेन बाउंड्री फॉल्ट, यहाँ जम्मू, दून और द्वार घाटियां हैं, मेन बाउंड्री फॉल्ट दून द्वार उत्तराखंड में, जम्मू। शिवालिक और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के बीच की घाटी को HFF कहते हैं, हिमालयन फ्रंट फॉल्ट। यही निक्षेपित मैदान है, मतलब इसे काट कर यहाँ निक्षेप किया गया गंगा और उसकी सहायक नदियों की तरह, यह गंगा का मैदान है। तो इतना तो हिमालय का बनना आपको बता दिया गया। अब आगे की बात ध्यान से समझना। आप लोग कोई भी अगर जो वीडियो देखना तो शुरू से देखना, पहले चैप्टर से, आज ज्योग्राफी का पहला, यहां से देखना, यहां से देखना, तब मेरी गारंटी है कि कोई भी बात, कोई भी किताब आपसे ज्यादा नहीं जानेगी।
मैं नहीं कह रहा हूँ मैं बहुत अच्छा जानता हूँ, लेकिन जितना भी जानता हूँ उतना बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। जो क्लास में मुझसे पढ़े होंगे अच्छे से जानते होंगे। तो जब भी देखना शुरू से देखना, गारंटी है किसी को कोई कहीं भी भटकना नहीं पड़ेगा, एकदम पूरी तरीके से आपको समझ में आ गया। इसके बाद मैं आपको क्या बताऊंगा, अगली वीडियो में मैं आपको हिमालय के बारे में बाकायदे पूरे डिटेल, ट्रांस हिमालय पूरा डिटेल, उसके साउथ में क्या है, नॉर्थ में क्या है, उसके बारे में पूरा डिटेल, ग्रेट हिमालय पूरा डिटेल, यहाँ से लेकर के यहाँ आपको बताऊंगा नंगा पर्वत है, फिर उसके बाद नंगा पर्वत के बाद उत्तराखंड में केदारनाथ, बद्रीनाथ, नंदा देवी, फिर नेपाल में धौलागिरी, अन्नपूर्णा, छोयू, मकालू, माउंट एवरेस्ट, फिर सिक्किम में कंचनजंगा, फिर आ जाएंगे यहाँ नमचा बरवा, सिंटेक्सिस बैंड के पास, ऐसे पूरा डिटेल, लेसर हिमालय, शिवालिक हिमालय, ये सारी बातें बताई जाएंगी। इसके बाद हम पहुंच जाएंगे गंगा के मैदान पे, इसके बाद ये ऊंची वाली जमीन पे, ऐसे पूरा साउथ तक मिलीमीटर में पड़ जाएंगे। एटलस वगैरह में देखते रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, और इसे चैनल वैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो भी करना हो जिससे आप तक बातें पहुंच सके, है ना। और ये फ्री है। इसमें कई स्टूडेंट्स ये पूछ रहे थे सर कोई पैसा, ऐसा कुछ नहीं है बाबू। थोड़े टेक्निकल रूप में मैं भी जानकार नहीं हूँ, किसी की मदद लेता हूँ तब वीडियो बनता है, तो इसलिए थोड़ा बहुत अगर जो लेट हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, और इसके बाद वो सारी बातें बता दी जाएंगी। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में फैलाइए, जो कम से कम मेरे स्टूडेंट हो उन तक तो बातें पहुँच जाए। ठीक है, आज तक इतना। थैंक यू।